हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? उम्मीद है बेटा पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तुम लोग की। तो चलिए रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ मीटिंग ऑफ द कंपनी। मीटिंग ऑफ द कंपनी का अगर आप वेटेज ध्यान से देखो बेटा, तो इसका वेटेज है 7 नंबर का। इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एमसीक्यू 2 से 3 तो इसमें आ ही जाते हैं। ठीक है, तो चल मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीटिंग का नोटिस सर सेक्शन 101 में। अब समझते हैं सर ये क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा। हर कंपनी को सर अगर मीटिंग अगर इनिशिएट करना है, ये कौन सी मीटिंग की बात चल रही है बेटा? जनरल मीटिंग की बात चल रही है, बोर्ड मीटिंग की बात नहीं चल रही। समझ आए कि नहीं? हर कंपनी को अगर सर मीटिंग करना है तो सर नोटिस देना पड़ेगा। सर नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 101 में। और सर अगर नोटिस देना है 101 में सर, तो ध्यान समझिए सर, नॉट लेस देन क्लियर 21 डेज नोटिस। 21 डेज पहले आप लोग को नोटिस देना पड़ेगा। सर राइटिंग में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी दे सकते हैं। समझ आए कि नहीं आया सर? लेकिन अगर शॉर्टर नोटिस देना चाहते हैं सर, तो 95% से आप कंसेंट ले लीजिए अपने पेड ऑफ शेयर कैपिटल वालों से, आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं। मतलब सर कम से कम 21 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। शॉर्टर देना चाहते हो तो परमिशन ले लीजिए 95%, अब कम डेज में भी नोटिस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर समझते हैं कि नोटिस में क्या कंटेंट होंगे। ध्यान समझिएगा सर, जितने भी मटेरियल फैक्ट है भैया रिजोल्यूशन के, उसको आपको बताना पड़ेगा सर। अगर सर स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करना है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा साथ में। क्या क्या बताना पड़ेगा आप लोगों को सर? नेचर ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ सर हर डायरेक्टर, एवरी केएमपी इन रिलेटिव ऑफ बोथ। मतलब सर नेचर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंशियल अदरवाइज जो भी चीजें हो, डायरेक्टर का, केएमपी का और रिलेटिव बोथ का क्या चीज है वो बताना पड़ेगा सर। और जितना इतने पॉइंट्स आप लोग को इंक्लूड कर देने हैं जिसमें कि शेयर होल्डर्स ना अंडरस्टैंड हो जाए कि मीटिंग में क्या होने वाला है। तो एनी अदर पॉइंट्स विच अनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड टेक डिसीजन। मतलब भाई नोटिस में पहले से बता दो कि हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, और जिससे वो लोग पहले से समझ ले और डिसीजन ले ले। इतना चीज आप लोग को बताना पड़ेगा। सर समझते हैं सर नोटिस किन को दिया जाएगा? ध्यान समझना बेटा, नोटिस 3 लोग को दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा सर हर मेंबर को, सर नोटिस सेंड टू एवरी मेंबर और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और असाइनी को भी दिया जा सकता है। समझ आया कि नहीं आया? सर ऑडिटर को देना पड़ेगा सर, और डायरेक्टर को। मतलब नोटिस सर 3% को दिया जाता है, हर मेंबर को, ऑडिटर को और डायरेक्टर को आप लोग मीटिंग का नोटिस देंगे। अब सर कौन कौन नोटिस बुला सकता है, मतलब सर सॉरी कौन कौन मीटिंग बुला सकता है? तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुला सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाएंगे, उसको बोर्ड रिजोल्यूशन बोला जाता है सर, सीधी सी बात है। सर मेंबर्स मीटिंग अपने खुद से बुला सकते हैं, जिसको ईओजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं सर, अंडर सेक्शन 100। ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है सर, एजीएम 97 में और ईओजीएम 98 में। मतलब ना कंपनीज एक्ट में एक मैटर है कि मीटिंग कौन बुला सकता है और कौन सा मीटिंग। देखिए मीटिंग ना आप लोग को 2 प्रकार का होता है। आप लोग का शेयर होल्डर का मीटिंग होता है और बोर्ड का मीटिंग होता है। सर शेयर होल्डर मीटिंग के भी 2 प्रकार होते हैं सर, जनरल मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, और ईओजीएम होता है। जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कंपनी खुद कॉल करती है, क्योंकि समय समय में उसको करना पड़ता है। लेकिन अगर मेंबर्स को अगर जरूरत पड़ा तो वो खुद से बुला सकता है, इसको ईओजीएम बोलते हैं। तो भाई जो बोर्ड है ना, बोर्ड रिजोल्यूशन बुला सकता है, मेंबर्स ईओजीएम बुला सकते हैं, ट्रिब्यूनल भाई एजीएम और ईओजीएम दोनों बुला सकता है। समझ आया कि नहीं आया? अब सर आपने हमेशा बोला कि सर स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब समझते हैं बेटा क्या होता है। देखो ऑर्डिनरी बिजनेस, हर एनुअल जनरल मीटिंग में ना आपके जो कुछ कुछ बातें हैं ना, जो मेनली आप लोग 4 बातें ये डिस्कस हो ही जानी चाहिए। मतलब ये ऑर्डिनरी मैटर्स है, मतलब इसमें ओआर लगता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा सर। टू बी डन एवरी ईयर ऑन एजीएम, एजीएम में ये बातें हो जानी चाहिए सर। पहला क्या बोलता है? कंसिडरेशन एंड ऑप्शन ऑफ, आपको कंसिडर करना है और एडॉप्ट करना है सर किन किन चीजों को सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट को। मतलब सर कंसीडर करना है, अडॉप्ट करना है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सर बोर्ड रिपोर्ट को, सर ऑडिट रिपोर्ट को, पहला केस। दूसरा सर डिक्लेयर करेंगे आप डिविडेंड, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। तीसरा क्या बोलते हैं सर? डायरेक्टर को सर अपॉइंट करेंगे या उसका रिटायरमेंट कोटे देखेंगे सर, अपॉइंटमेंट या रिटायरमेंट को, और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन। ये 4 चीजें आप लोग के ऑर्डिनरी बिजनेस में जो एनुअल जनरल मीटिंग में हो ही जाने चाहिए। और अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं कर पाते हैं तो भैया आप लोग का मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं सर? फिर स्पेशल बिजनेस क्या होता है? देखो स्पेशल बिजनेस तो सीधी सी कहानी है सर, वो बिजनेस जो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जितने भी बिजनेस होते हैं बेटा, वो आप लोग के क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस होते हैं। ये सर ट्रांजेक्ट हो सकते हैं सर, आप लोग के एजीएम में भी हो सकते हैं, ईओजीएम में हो सकते हैं सर, लेकिन नोटिस देना पड़ेगा, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाएगा क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन है। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसको एजीएम में ही होना पड़ेगा कैसे भी करके। अगर आप एजीएम में अगर हेल्ड नहीं कर पाओगे ना बेटा उस एजीएम में, तो मीटिंग एडजर्न हो जाता है। समझ आए कि ना? मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। लेकिन स्पेशल बिजनेस जो है ना, एजीएम में भी कर सकते हो, ईओजीएम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आए बच्चे लोग? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। सर नोटिस देने के सर बहुत सारे तरीके होते हैं सर, एक रिटन होता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड।
अब आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक मोड स्टार्ट करते हैं। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया सर, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं ना, चाहे वो मीटिंग के ही क्यों ना हो, तो वो ना 2016 सिलेबस का थोड़ा ना फेवरेट क्वेश्चन था। अभी 2022 में तो उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि कंपनी है, सॉरी जो आप लोग की इंस्टीट्यूट है ना, वो पुराने पैटर्न को फॉलो करती है, तो मे भी चांसेस है कि आ सकता है। ठीक है, अब समझते हैं सर कि नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे दिया जाता है। देखो कोई भी अगर कंपनी नोटिस देना चाहता है अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो उसके पास एक ऑथराइज सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए। सर ऑथराइज सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम उसको बोला जाता है भाई जो कैपेबल हो सर रिकॉर्ड करने के लिए, और भाई जिसमें एडिक्वेट सिक्योरिटी हो। मतलब सर आपने मैसेज कब भेजा, आपने कब नोटिस दिया, कब सामने वाले को रिसीव हो, ये सब बताना पड़ेगा। तो सर क्या आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं सर, क्या इंस्टाग्राम में बेटा नॉट अलाउड, ये सब चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं ईमेल, देखो बेटा व्हाट्सएप में तो डिलीट फॉर एवरीवन आ जाता है, डिलीट करोगे सामने वाले को पता क्या चलेगा भाई, हाइड भी कर सकते हो, लेकिन मेल और जीमेल में सब चीज नहीं होता। आपने सेंड किया वो पता चलेगा, प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है। आप कभी चीज नोटिस करना, अगर आपके पास अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको मेल में अगर कुछ ऐसा अटैचमेंट आता है जिसमें वायरस से आपको गोल डाउनलोड करने ही नहीं देगा, तो ये सब सिक्योरिटी की बात होती है। तो सर नोटिस कैसे दिया जाता है सर, एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय द कंपनी ऑन ऑथराइज सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑथराइज सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम में दिया जाता है, उसको नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है सर, जो कैपेबल होना चाहिए सर कंफर्मेशन के लिए और रिकॉर्ड कीप करने के लिए। क्लियर है कि बच्चे लोग? अब सर प्रोसीजर समझते हैं, प्रोसीजर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सर नोटिस में सेंड थ्रू मेल, मतलब सर हम लोग नोटिस को ना मेल से भेज सकते हैं, और अ टेक्स्ट और अटैचमेंट और इन इलेक्ट्रॉनिक लिंक और यूआरएल। मतलब सर सीधी सी बात है सर, जो नोटिस है ना सर, हम मेल से भेज सकते हैं सर, टेक्स्ट में भेज सकते हैं, अटैचमेंट भेज सकते हैं, या तो यूआरएल और इलेक्ट्रॉनिक लिंक भेज सकते हैं सर, पहला प्रोसेस। दूसरा क्या बोलता है सर, ईमेल शेल एड्रेस टू पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। मतलब सर ईमेल उसी को दिया जाएगा सर जिसको नोटिस मिलना चाहिए। मतलब नोटिस किन को मिलता है सर, अभी बताए थे 3 लोगों को भाई, मेंबर को, ऑडिटर को और डायरेक्टर को, उन्हीं को दिया जाएगा मेल, और किसी और पर्सन को आप नहीं दे सकते। ठीक है। सब्जेक्ट शैल स्टेट नेम ऑफ द कंपनी, नोटिस टाइप ऑफ द मीटिंग, प्लेस, डेट ऑफ द शेड्यूल मीटिंग। मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा ना बेटा, जो मीटिंग का आप लोगों का नोटिस का जो सब्जेक्ट रहता है ना, उसमें कंपनी का नाम होना चाहिए सर, नोटिस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, डेट ऑफ मीटिंग होना चाहिए। देन आफ्टर दैट क्या बोलता है सर, जो अटैचमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग का पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। मतलब पीडीएफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होता है। वर्ड में, एक्सेल में भेजो तो कोई भी एडिट कर देगा यार, तो सीधी सी बात है अटैचमेंट जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए सर। देन आफ्टर दैट कंपनी के पास ना ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कंपनी शुड इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रूफ ऑफ सेंडिंग। मतलब सॉफ्टवेयर एक ऐसा यूज करना है जो एडिक्वेट होना चाहिए सर, साथ ही साथ सर वो सॉफ्टवेयर जो है ना सर रिकॉर्ड रख सके कि आपने भेजा कि नहीं भेजा सर, प्रूफ ऑफ सेंडिंग और रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए। क्योंकि कल के डेट में कोई अगर शेयर होल्डर ये क्लेम कर रहा है कि मुझे नोटिस नहीं मिला, तो भाई आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने भेजा। क्लियर बच्चे लोग? फिर बात करते हैं सर, अगर कंपनी ने नोटिस नहीं भेजा और जो कंट्रोल के अगर बियॉन्ड है, तो उसमें बिल्कुल भी जवाबदार नहीं है कंपनी। तो ध्यान समझिएगा, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन बियॉन्ड कंट्रोल। उसे कंट्रोल के अगर बियॉन्ड है तो कोई यहां पर लफड़ा नहीं है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैं नोटिस भेजना चाह रहा था सर, 1 महीने तक ना पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट बंद हो गया, कोई सर्वर करा, तो क्या गलती है क्या कंपनी की? आंसर इज नो, नहीं है भाई गलती उस चीज में, तो उस चीज के लिए कंपनी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ध्यान समझिएगा सर, इफ मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड करेक्ट और अपडेट ईमेल, मतलब सर मेंबर ना करेक्ट और अपडेट ईमेल नहीं देते, कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर नॉट डिलीवरिंग ऑफ नोटिस। मतलब पता है आप लोगों को सर जाएगा किसमें, मेल में, और अगर मेंबर ने सर करेक्ट और अपडेटेड ईमेल नहीं दिया तो सर डिलीवर नहीं होगा, तो कंपनी जवाबदार नहीं है भैया नॉन डिलीवरी के लिए, क्योंकि आपने खुद गलत एड्रेस दिया हुआ है। समझ आया कि नहीं है सबको? ठीक है सर, नोटिस जो है ना सर आप एजेंट से सेंड कर सकते हो, थर्ड पार्टी से कर सकते हो, या तो इन हाउस फैसिलिटी से, मतलब खुद से भी कर सकते हो कि थर्ड पार्टी के थ्रू करवा सकते हो, एजेंट के थ्रू करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, जो नोटिस है ना सर, वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, कोई दूसरी भाषा में लिखोगे नहीं चलेगा भैया। जैसे समटाइम्स क्या होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम में ना इस तरीके से वर्ड्स आ जाते हैं एरर के कारण, कुछ एरर के हो गए, फॉन्ट एरर हो गए, लैंग्वेज एरर हो गया, तो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए भाई, और रेसिपिएंट को एक कॉपी रखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, रेसिपिएंट शुड ऑब्टेन एंड रिटेन द कॉपी। मतलब ऐसा कैपेबिलिटी रखो कि रेसिपिएंट ना उसको कॉपी करके रख सके, ऐसा नहीं कि वन सीन के बाद उड़ जाए भैया, जैसे स्नैपचैट में होता है सर, वन सीन के बाद ऑफ हो जाता है, दुनियादारी जो भी एक सोशल मीडिया रहता है, ऐसा सब चीज नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। और सर शेल बी प्लेस्ड इन अ कंपनी वेबसाइट, और कंपनी की वेबसाइट पे प्लेस करना पड़ेगा। मतलब सर मोटा मोटी नोटिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड पढ़ के तो ये चीज समझ आ गया सर कि नोटिस जो है ना सर एडुकेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होना चाहिए भाई, और भाई नोटिस जो ना पीडीएफ अटैचमेंट में होना चाहिए। सर किसको दिया जाएगा सर? सीधी सी बात है, जिसको इंटाइटल है। किनको किनको सर? मेंबर,
ऑडिटर और डायरेक्टर, इन 3 लोग को इन टाइटल है सर, इनको देना पड़ेगा सर, रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए सर, कंपनी वेबसाइट पे प्लेस करना है सर। अगर आपने गलत ईमेल एड्रेस दिया तो कंपनी कोई जवाबदारी नहीं है, और कंपनी के बियॉन्ड भी है तो कोई जवाबदारी नहीं। इस तरीके से आप नोटिस देंगे। क्लियर है बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। रिटर्न के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट हाउस के थ्रू दे सकते हो, उसमें कोई लफड़ा ही नहीं है सर। अब कोरम ऑफ द मीटिंग, सर कोरम ऑफ द मीटिंग क्या होता है सेक्शन 103 में? देखो क्या होता है ना बेटा, अगर आप मीटिंग कंडक्ट करा रहे हो तो किसी ना किसी को तो आना चाहिए ना सर, किसी ना किसी को आना चाहिए। मतलब एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने मीटिंग बुला लिया एजीएम, कोई आदमी नहीं आया यार, मैं किससे बात करूंगा? तो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, उसको कोरम बोला जाता है। समझ आया कि नहीं? कोई भी बिजनेस को वैलिडिटी ट्रांजैक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने ही चाहिए, उसको आप लोग कोरम बोलोगे। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? ठीक है सर। कंपनी 2 प्रकार की होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी केस में अगर 2 मेंबर मिनिमम प्रेजेंट हो जाएंगे तो कोरम मान लिया जाएगा। मतलब सर कितने भी लोग हो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 2 होते हैं सर, मैक्सिमम 200 होते हैं प्राइवेट कंपनी में। तो भाई जितने भी लोग आए उसमें से अगर 2 लोग भी आ गए ना भैया तो उसको कोरम मान लिया जाएगा, मीटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी का सर थोड़ा स्लैब बना हुआ है। अगर आपका मेंबर का रेंज सर 0 से लेके 1000 तक है तो 5 लोग आने चाहिए सर, 1000 से 5000 तक है तो 15, और 5000 से ज्यादा है तो 30। इतने लोग तो आने ही चाहिए, तभी आप लोग कोरम फुलफिल होगा। मतलब 1000 तक है तो 5 चाहिए सर 1000 से लेके अगर 5000 के बीच में तो 15 चाहिए सर, और 5000 से अगर आप ज्यादा है आपके पास तो 30 लोग चाहिए सर आपको कोरम फुलफिल करने के लिए। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, समझते हैं सर। अगर सर कोरम ना आप वेट करोगे आधे घंटे के लिए, आ जाइए भाई आधे घंटे में। और अगर आधे घंटे के अंदर कोरम अगर नहीं आ पाया, मीटिंग 2 प्रकार की होती है, एक एजीएम होता है, एक ईओजीएम होता है। देखो एनुअल जनरल मीटिंग ना हर साल कंडक्ट करना पड़ता है, और बुलाता कौन है? कंपनी खुद से बुलाता है। लेकिन सर जो ईओजीएम होता है ना, ईओजीएम को ना मेंबर खुद बुलाता है। अरे यार आप खुद बुलाए हो और खुद मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो तुमको क्या लगता है? अर्जेंट होना चाहिए, भूल जाओ, डीम कैंसल। समझ आए कि नहीं आया? तो ध्यान समझना, EOGM अंडर सेक्शन 100 विल स्टैंड कैंसल। तो यही बात हो गई ना, तुमने खुद मीटिंग बुलाया और तुम खुद अटेंड नहीं कर रहे यार, तुम मजे ले रहे हो जिंदगी में। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर कोरम फुलफिल नहीं हुआ आधे घंटे में EOGM का तो भाई तुरंत स्टैंड कैंसल हो जाएगा। लेकिन उसके छोड़ अगर कोई और मीटिंग होता है ना भाई, एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न मतलब सीरीज बता, पोस्टपोन मान लीजिए, सेम डे नेक्स्ट वीक एट सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब सर अगले हफ्ते सेम दिन सेम समय सेम जगह में, कोई और जगह हो सकता है, आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं आए? तो अगर कोरम आधे घंटे फुलफिल नहीं होता तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। सर नोटिस तो देना पड़ेगा सर, नोटिस कब जाएगा सर? नॉट लेस देन 3 डेज, कम से कम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं आए? मतलब सर कोरम का इंतजार कब तक किया जाएगा? आधे घंटे तक किया जाएगा। नहीं किया गया मीटिंग एडजर्न हो जाएगा भैया। लेकिन सर अगर एडजर्न मीटिंग में भी लोग नहीं आए तो मतलब आपके मेंबर्स इतने खतरनाक है कि जो मीटिंग में नहीं आए एडजर्न में भी नहीं आए। अब ना एडजर्न मीटिंग में जितने भी लोग आए, मेरे को नहीं मतलब कोरम फुलफिल होगा कि नहीं होगा, एक भी पर्सन आया मान लेना कि डीम्ड कोरम है, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, इफ ऑल्सो ऑन एडजर्न मीटिंग कोरम इज नॉट फुलफिल, प्रेजेंट मेंबर विल ट्रीटेड एज अ कोरम। समझ आया कि नहीं? सर अब क्या ही कर सकते हैं यार, अब ऐसे कोरम का सर एडजर्न खेलते रहेंगे तो सर सालों बीत जाएंगे। तो कंपनी जब मैं सीधी सी बात लिख दे, एक ही मौका है, कोरम में नहीं आए तो भैया नोटिस दीजिए, आइए आप अगले हफ्ते। नहीं आ पाए तो मेरे पास जितने लोग हैं ना उसमें मीटिंग कंडक्ट करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को कंप्लायंस करके आरओसी को बताना पड़ेगा भैया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है सर, उसके स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोग का प्रॉक्सी। देखो सर प्रॉक्सी क्या होता है, सुने होंगे आप स्कूल में सर, प्रॉक्सी टीचर मतलब एक के बदले दूसरा। अब होता क्या है ना सर, क्या होता है ना, समटाइम्स ना शेयर होल्डर ना कुछ काम से बाहर गया है या तो कोई भी चीज है तो अपने बदले किसी और पर्सन को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है। मतलब देखो सर कोई भी पर्सन अगर प्रॉक्सी बनना चाहता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। कितने लोग का? मैक्सिमम टू 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है सर, जो टोटल 10% ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड नहीं करने चाहिए। मतलब ABCD कर करके आप 50 मेंबर का बन जाइए, लेकिन टोटल ना 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 10% से ज्यादा का हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आप एक का बन सकते हैं। लाइन पढ़िए थोड़ा सा, any person can be proxy for maximum 50 member and not holding share capital more than 10%। सर कोई भी पर्सन जो है ना मैक्सिमम 50% का बन सकता है सर प्रॉक्सी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन लोग को शेयर कैपिटल 10% ज्यादा होल्ड नहीं करना। अगर 10% ज्यादा होल्ड करते हो तो सिंगल प्रॉक्सी बना सकते हो। समझ आए कि नहीं? उससे छोटा कोई अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर भी आप लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है तो ध्यान समझिएगा, अपॉइंटमेंट ना राइटिंग में होना चाहिए सर, वो भी प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट में साइन होना चाहिए सर मेंबर के द्वारा। मतलब मेंबर साइन करके बताएगा, रिटर्न एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कि मैंने इस पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट किया है। समझ आए कि नहीं आया? ठीक है, और अगर सर बॉडी को आपने अगर अपॉइंट किया तो भैया कॉमन सील होना चाहिए। मतलब कॉमन सील जो बॉडी को LLP हो या सर आपका कंपनी हो, ठीक है, अगर और या तो सर साइन होना चाहिए ऑथराइज पर्सन के द्वारा।
समझ आया कि नहीं बच्चे लोग? एवरीवन ठीक। अब भाई जो आप लोगों को प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में कम से कम 48 घंटे पहले। मतलब भाई कंपनी को भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन पर्सन नहीं आ रहा है, जिनके बंदे प्रॉक्सी आ रहा है, तो 48 घंटे पहले आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट। क्लियर है बच्चे लोग? और जो प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट है बेटा, इंस्पेक्शन रहेगा सर 3 दिन के लिए आप लोग का अलाउड रहेगा भाई। मतलब 3 दिन के नोटिस देके आप अलाउ कर सकते हो सर। इंस्पेक्शन अलाउड बिफोर 24 आवर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। मतलब सर मीटिंग चालू होने के 24 घंटे पहले से आप लोग को इंस्पेक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। ये प्रॉक्सी का सिस्टम होता है आप लोग का। समझ आया कि नहीं? लेकिन सर अब जो प्रॉक्सी है ना, सर क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या डिसेबिलिटी होता है, एक चीज समझाता हूं ना आप लोग को। मैं मानता हूं कि वो शेयर होल्डर के बदले आया है, लेकिन पूरे शेयर होल्डर के अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा, ये चीज जान लो। तो कुछ राइट्स है, कुछ डिसेबिलिटी है। देखो राइट्स क्या क्या बोलते हैं, सबसे ध्यान समझिएगा भाई। जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, हाँ सर जनरल मीटिंग तो अटेंड कर सकता है। सर डिमांड कर सकता है सर पोल का, हाँ सर पोल का भी डिमांड कर सकता है सर। ये मीटिंग का मेथड होता है वोटिंग का। और कैन वोट ऑन द पोल, मतलब सर अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग को, पोल का भी डिमांड कर सकता है और वोट भी कर सकता है पोल में। लेकिन क्या नहीं कर सकता, नो राइट टू स्किप, सॉरी स्पीक, नहीं बोलना है भैया, चुपचाप जीप लगा के जाइए। आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको मैटर पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वहां क्या चल रहा है भाई, क्या आप मेंबर थोड़ी ना। सर नो राइट टू वोट ऑन अ शो ऑफ हैंड। अब शो ऑफ हैंड में भी वोटिंग नहीं कर सकते आप लोग। दो तो मेन डिसेबिलिटी, आपको बोलना नहीं है और शो ऑफ हैंड में भी वोटिंग नहीं करना है। क्लियर बच्चे लोग? सर फिर क्या बोलते हैं सर, रेस्ट्रिक्शन में ध्यान समझिएगा सर। सेक्शन 8 कंपनी ना प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता और कंपनी का नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नहीं कर सकता जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज ना कर दे। मतलब सेक्शन 8 कंपनी कभी भी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। थोड़ा सा सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, चैरिटेबल मामला वाला है, तो उनको जो मेंबर्स है उनको ही आना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट थोड़ी मारना होता है, अलग मैटर चलता है उन लोग का। और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन चाहिए तभी हो पाएगा। तो यहां से बेटा आप लोग का प्रॉक्सी खत्म होता है। हेलो बच्चा लोग, तो चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूं बेटा मीटिंग के वोटिंग के बारे में, कि सर किस तरीके से वोट किया जाता है। अब देखिए वोटिंग के सर हम लोग के पास यहाँ पर 4 मेथड है सर। पहला होता है शो ऑफ हैंड, सर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मेन, फिर पोल के थ्रू और पोस्टल बैलेट के थ्रू। 4 प्रकार के आपके मोड होते हैं। चलो पारी पारी समझते हैं। आप लोग का जो शो ऑफ हैंड है बेटा, वो सेक्शन 107 में दिया हुआ है सर। वो क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा सर। जो शो ऑफ हैंड क्या बोलते हैं सर, अगर आपके पास डिमांड फॉर पोल अगर नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक वोट का अगर डिमांड नहीं है, तभी आप लोग शो ऑफ हैंड में वोटिंग कर सकते हैं। सर शो ऑफ हैंड का वोटिंग कैसे होता है, हाथ दिखा के बताइए भाई, इसके लिए कौन राजी है, ऐसे हाथ उठा दिए भाई, इसको शो ऑफ हैंड बोलते हैं। ध्यान समझिएगा सर, तभी दिया जाएगा जब कोई आपके पास पोल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वोट के लिए डिमांड नहीं होना चाहिए, और चेयरमैन डिक्लेयर करेगा भैया कि क्या रिजोल्यूशन शो ऑफ हैंड में पास होगा या अदरवाइज पास होगा। समझ आया कि नहीं आया सर? जो एंट्री है ना, उसको मिनट्स बुक में लिखा जाएगा ताकि उसको एविडेंस कर पाए, क्योंकि भाई क्या कंक्लूजन है उसको तो आप लोग मिनट बुक में लिखोगे। तो शो ऑफ हैंड होता है। देन आफ्टर दैट समझिए डिमांड फॉर पोल। अब देखिए डिमांड फॉर पोल क्या होता है पता है, पुलिंग होता है। जो पुलिंग मेथड होता है वोटिंग के लिए, अगर पोल चाहिए ना तो सर बिफोर और डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन से पहले या तो डिक्लेरेशन के समय, जो चेयरमैन है वो ऑर्डर दे सकता है सर पोल के लिए। मतलब चेयरमैन ऑर्डर दे सकता है सर कंडीशन बिफोर या ऑन डिक्लेरेशन, बाद में नहीं दे सकता। ध्यान समझिए सर, कब? या तो अपने खुद के मोशन पे, मतलब उसको खुद इच्छा हुई तो कर सकता है, या तो रिक्वेस्ट। सर रिक्वेस्ट कौन फाइल करेगा? ऑन डिमांड ऑफ अगर कंपनी पर शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स और 5 लाख, और कंपनी पर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स। मतलब 1/10 शेयर कैपिटल या तो 1/10 वोटिंग राइट्स से अगर रिक्वेस्ट आता है तो पोल दिया जा सकता है। और आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रॉक्सी भी सर डिमांड कर सकता है पोल के लिए, तो इसमें इंक्लूड रहेंगे आप लोग के प्रॉक्सी। क्लियर है बच्चे लोग? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर पोल के प्रोसेस होते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक, अब देखना पोल ना कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है सर। किसके द्वारा? वो पर्सन जिसने डिमांड किया। डिमांड और पोल में भी विड्रॉ एनी टाइम हु हैड डिमांडेड द पोल। जिसने सर डिमांड किया ना, कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन एक चीज समझाता हूं, अगर 2 मुद्दे हैं, मीटिंग एडजर्नमेंट का या तो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, तो समझिएगा क्या मीटिंग को एडजर्न करना है और किसको चेयरमैन के रूप में अपॉइंट करना है। सर उसका पोल डिमांड अगर हुआ है ना, तो भाई एक्शन इमीडिएटली लेना पड़ेगा। मतलब उसके एक्शन को इमीडिएटली कंप्लीट करना पड़े 2 चीजों को लेके। बाकी इनको छोड़ के सर 48 घंटे का समय दिया जाए। कितने घंटे का सर? 48 आवर्स का। बाकी 48 आवर्स में मैक्स आप लोग कर सकते हैं। मतलब 2 मुद्दे हैं, मीटिंग का एडजर्नमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, तुरंत सेटलमेंट करना है भाई। बाकी सबको 48 आवर्स के अंदर आप कर सकते हो। क्लियर है बच्चे लोग? अब सर वोटिंग कैसे होता है पोल में? देखो पोल का जो वोटिंग है ना बेटा, जैसे कि आप लोग अगर सीधी सी बात है, अगर आप वोट दिए होंगे सर पॉलिटिकल मैटर्स में, सर इलेक्शन वोट, वैसे ही सेम टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है पता है, चेयरमैन जो है ना सर एक स्क्रूटनाइजर को बुलाएगा। स्क्रूटनाइजर कौन होगा भाई? प्रोफेशनल्स लोग होते हैं।
आएंगे, उनको अपॉइंट करेंगे भाई, उनको पुलिंग पेपर्स दिया जाएगा भाई, वो 2 विटनेस के सामने बॉक्स को ओपन करेंगे सर, स्क्रूटनाइजर सबमिट करेगा चेयरमैन को, जैसे पेपर वोट होता है ना सर, पेपर में आप ऐसे चीट में डालते हैं कि इसको वोट देना है, वैसे ही आप लोग का वे ऑफ पोल होता है। समझते हैं सर क्या बोलते हैं? देखो प्रोसेस आप लोग का सिंपल से, सर हम लोग सबसे पहले किसको अपॉइंट करेंगे सर, स्क्रूटनाइजर को वोटिंग के प्रोसेस के लिए, उसको प्रोवाइड किया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर, स्पेसिमेन सिग्नेचर, अटेंडेंस रजिस्टर और प्रॉक्सी रजिस्ट्रेशन। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा क्या की दिया जाएगा। पहला बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर की कौन कौन मेंबर है, कहीं फर्जी वोट ना आ जाए भी या गलत वोट ना आ जाए उसके लिए। फिर बोलता है सर स्पेसिमेन सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर से मिलाया जाए ना, सिग्नेचर से मैं जैसे कि मैं राहुल का नाम लिख के दे देता हूँ, भाई क्या पता कि उसको राहुल ने दिया या नहीं दिया, कोई और भी तो दे सकता है, तो सिग्नेचर स्पेसिमेन। सर अटेंडेंस रजिस्टर कौन कौन आया, और प्रॉक्सी रजिस्ट्रेशन, प्रॉक्सी का भी रजिस्ट्रेशन लगेगा। क्लियर बच्चे लोग? ठीक। सर जो स्क्रूटनाइजर है ना भाई, उसको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ ऑल डॉक्यूमेंट है रिसीव बाय द कंपनी, जो जो डॉक्यूमेंट कंपनी ने रिसीव किया है सर फॉर द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग, उसको पूरे की पूरे स्क्रूटनाइजर को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्क्रूटनाइजर तो पता तो होना चाहिए ना भाई उस आदमी को क्या मैटर होने वाला है। क्लियर है बच्चे लोग? तो सर स्क्रूटनाइजर को सर अरेंज करना पड़ेगा, पुलिंग पेपर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझ आया कि नहीं है? पुलिंग पेपर अरेंज होगा और सर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सर अगर जॉइंट होल्डर है, सर जॉइंट होल्डर कौन होते हैं सर, एक शेयर के 2 या उससे ज्यादा ओनर्स, तो उस केस में जो पहला नाम है, सीधी सी बात है, पेपर टू फर्स्ट नेम और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीधी सी बात है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसका नाम रहेगा उसी को पेपर दिया जाएगा, 2 लोग को नहीं दिया जाएगा। सपोज एक शेयर है, उसको होल्ड करते हैं 2 लोग ए और बी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वोटिंग किसी एक पर्सन को दिया जाएगा, दोनों को नहीं दे सकते, तो ये केस बोलना चाह रहा है। फिर ध्यान समझिएगा सर, जो पुलिंग होगा सर एमजीटी 12 में फाइल करना पड़ेगा सर, जो आप लोग का पुलिंग रहेगा, ठीक है। देन आफ्टर दिस समझिएगा, स्क्रूटनाइजर को ना रिकॉर्ड कीप करके रखना पड़ेगा सर, जो वोटिंग है सर, वोटिंग है उसको रिकॉर्ड को कीप करके रखना पड़ेगा। अब सर बॉक्स को ओपन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, भाई ओपन खोल के दिखाएगा भैया कि सब चीज खाली है, सब चीज सही है 2 लोगों के सामने, और सीधी सी बात है लॉक करेगा और सील करेगा एम्प्टी पुलिंग बॉक्स को, लॉक भी करेगा सील भी करेगा एम्प्टी पुलिंग बॉक्स को, कि इसके अंदर पहले से कुछ नहीं था। क्लियर बच्चे लोग? फिर इशू करेगा रिगार्डिंग प्रॉक्सी। अब ध्यान समझिएगा, इशू मतलब होता है बेटा कुछ डिस्क्रिपेंसी हो रही है, कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, अगर ना प्रॉक्सी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो वोट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, मतलब हम प्रॉक्सी का वोट नहीं मानेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर मेंबर वोट करता है बेटा, इवन प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड, प्रॉक्सी वोट विल बी डिस्कार्डेड, मतलब ना प्रॉक्सी ने वोट दिया लेकिन मेंबर ने भी वोट दिया, ऑब्वियसली बात है किसका वोट काउंट करेंगे, मेंबर काउंट करेंगे ना, प्रॉक्सी के वोट को हटा दिया जाएगा। क्लियर है? देन सर उसके बाद बोला जाता है सर स्क्रूटनाइजर सर काउंट करेगा वोटिंग को और प्रिपेयर करेगा रिपोर्ट को, चेयरमैन को सबमिट करेगा सर, सीधी सी बात है, चेयरमैन उसमें काउंटर साइन करेगा, काउंटर साइन मतलब उसको वेरीफाई करेगा, रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा सर, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन राइटिंग बाय हिम और ऑथराइज्ड पर्सन, सर या तो स्क्रूटनाइजर ही डिक्लेयर कर सकता है या तो कोई ऑथराइज्ड पर्सन डिक्लेयर कर सकता है। तो ये प्रोसेस होता है बेटा, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? फिर स्क्रूटनाइजर को ना सबमिट करना पड़ेगा सर एमजीटी 13 में चेयरमैन को 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आरओसी को नहीं, चेयरमैन को सबमिट करना पड़ेगा सर एमजीटी 13 में। क्लियर है बच्चे लोग? तो बेटा आप लोग का प्रोसेस होता है, देख लीजिए एक बार। क्लियर है बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। देन सर आता है फिर वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड सिस्टम, सीधी सी बात क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड ना सर उसको बोला जाता है सर जो सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम में वोटिंग होता है, इन लोग का एक सॉफ्टवेयर होता है अलग से जहां पर वोटिंग दिया जाता है, ठीक है। तो देखो वोट किनको किनको दिया करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी हैविंग राइट टू वोट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा भैया कि कौन कौन से ऐसी कंपनी जिनको अधिकार है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, समझ आया कि नहीं? तो सर इलेक्ट्रॉनिक मीन मतलब एक्चुअल में होता क्या है पहले वो समझते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक मीन मतलब होता है अ सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस रिकॉर्ड वोट एंड फेवर अगेंस्ट विद एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी, मतलब सर एक सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए सर, जो रिकॉर्ड करेगा वोट को, इवन फेवर और अगेंस्ट को रिकॉर्ड करेगा, वो भी एक साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए, भाई हैक नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है सर किसी ने हैक करके सर जितने भी अगेंस्ट उसको फेवर में कर दिया, क्या मतलब भाई ऐसे में, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है सर, नोटिस क्लियरली स्टेट करेगा कि क्या क्या बिजनेस आप ट्रांसलेट करोगे, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, आप कौन कौन से बिजनेस ट्रांसलेट करोगे। सर 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं सर, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है सर स्पेशल बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, इसमें 4 मैटर होते हैं बेटा, अभी मैंने पढ़ाया था, समझ आया कि नहीं आया? तो बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड बताना पड़ेगा फैसिलिटी ऑफ पोस्टल पोल शैल बी आल्सो अवेलेबल मेड, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक से नहीं करना चाह रहा है तो पोस्टल और पोल से भी कर सकता है, समझ आया कि नहीं आया? मेंबर हु वोटेड बाय ई वोट हैज राइट टू अटेंड द मीटिंग बट नॉट टू वोट अगेन, मतलब सर जो ई वोटिंग, पहले से ई वोटिंग होती है मीटिंग से पहले,
तो वो पर्सन जो है ना मीटिंग तो अटेंड कर सकता है भाई, मीटिंग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस से वोट नहीं दे सकता। लेकिन जो जिसने ई वोट नहीं दिया ना भाई, उन लोग के लिए सर पोस्टर और पोल को ओपन करके चलना पड़ेगा। क्लियर बच्चे लोग? और कुछ कुछ ये भी बताना पड़ेगा कि सर प्रोसेस और मैनर कैसे होंगे, सर टाइम स्केड्यूल क्या होगा, लॉगिन डिटेल क्या होगा, और पासवर्ड जनरेशन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि आपको लॉगिन करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में और जाके वोट देना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या होगा, मैनर क्या होगा, कौन से टाइम तक ओपन रहेगा बेटा, जिंदगी भर ओपन नहीं रहेगा, एक शेड्यूल दिया जाता है प्रॉपर्ली। लॉगिन करना पड़ेगा आपको सर, आपके नंबर से जो भी चीजें, पासवर्ड जनरेशन प्रोसेस, जो आपको पासवर्ड मिलेगा उसमें आपको लॉगिन करना है। क्लियर है कि नहीं, डायरेक्ट समझाइएगा। सर पब्लिक कंपनी जो है ना आप लोग का पब्लिक नोटिस इशू करेगा। क्या इशू करेगा, पब्लिक नोटिस, मतलब सर पब्लिक एडवर्टीजमेंट करेगा सर। 1+1 मतलब, 1 मतलब बच्चे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर सर, ये 1 मतलब वर्नेकुलर न्यूज़पेपर। 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले 1+1, 1 मतलब सर इंग्लिश, 1 मतलब वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। क्लियर है सर? ई वोटिंग कब तक ओपन रहेगा, शेल नॉट लेस देन 3 डेज, मतलब सर कम से कम 3 दिन के लिए ओपन होना चाहिए सर, सीधी सी बात है। शेल क्लोज 5 PM ऑन डेट प्रीसीडिंग द डे ऑफ एजीएम, मतलब सर कम से कम 3 दिन के लिए ओपन होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। और सर क्लोज कब होगा, जिस दिन मीटिंग है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे तक आप लोगों को क्लोज कर देना। क्लियर है बच्चे लोग? सर जो बीओडी है ना अपॉइंट करेगा, बीओडी शैल अपॉइंट 1 और मोर स्क्रूटनाइजर, भाई एक से ज्यादा स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर सकता है यार, अगर बड़ा मैटर हुआ तो सीधी सी बात है सर, एक से ज्यादा स्क्रूटनाइजर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। समझ आए कि नहीं? सर जो काउंट होगा ना इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, सर जो काउंटिंग होगी ना 2 विटनेस सामने प्रेजेंस में होगा, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर दैट विद इन 3 डेज ऑफ मीटिंग टू चेयरमैन, सर सीधी सी बात है, मीटिंग के 3 दिन के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा चेयरमैन को, क्योंकि रिजोल्यूशन जो पास हुआ है भाई उसको मिनट्स बुक में लिख के आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं आया? और अगर एक बार आपने प्रपोज कर दिया कि रिजोल्यूशन आप ई वोट में पास करोगे तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ आए बच्चे लोग? ये आप लोग का ई वोटिंग का मेथड का प्रोसेस होता है। चलिए बच्चे लोग अब आगे बढ़ते हैं अपना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि सर ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिनको पोस्टल बैलॉट में ट्रांसलेट करना जरूरी है, मतलब ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलॉट में ही होंगे, उसके छोड़ कुछ नहीं, कहीं नहीं हो सकते। 4 प्रकार के आप लोग के मेथड थे सर वोटिंग के, उसमें सर एक पोस्टल बैलॉट भी था, तो ये जो ट्रांजेक्शन है पोस्टल बैलॉट में ही करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा सर, पहला क्या बोलता है सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए का अगर अल्ट करना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए अगर अल्ट करना है तो आपको पोस्टल बैलॉट के थ्रू ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर आप एओए को अल्टरेशन करना चाहते हो, सीधी सी बात है सर, अगर आप प्राइवेट कंपनी के वर्ड पोजीशन रिमूव करना चाहते हो तो उस केस में भैया आप लोग को पोस्टल बैलॉट लगेगा। या तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहते हो सर, आउटसाइड लिमिट ऑफ एनी सिटी, सिटी के लिमिट के बाहर अगर करना चाहते हो तो उस केस में आप लोग को पोस्टल बैलॉट लगेगा। ओके सर, अगर आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हो चेंज इन द कंपनी, सीधी सी बात है सर, अगर ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो आप अपनी कंपनी का, और कंपनी के पास कोई अनयूटिलाइज मनी है पब्लिक का, मतलब सर आप पब्लिक से पैसा लिए हो और पैसा खत्म नहीं कर पाए और ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, पोस्टल बैलॉट में लगेगा आप लोग को। समझ आए कि नहीं आया? या तो सर हम इशू करना चाहते हैं सर डिफरेंशियल शेयर, मतलब डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर सर, या वेरिएशन करना चाहते हैं राइट्स में, बायबैक करना चाहते हैं सर, डायरेक्टर का अगर इलेक्शन करना है सर, या तो अंडरटेकिंग सेल करना है, या तो पूरा या तो सब्सटेंशियल पार्ट, या तो लोन और गारंटी देना है सर लिमिट से ज्यादा, तो उस केस में हमको पोस्टल बैलॉट में ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए बेटा 10 पॉइंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो पोस्टल बैलॉट में ही होंगे। समझ आए कि नहीं आया सबको एवरीवन? चलिए बच्चे लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। बेटा भी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 3 चीजें कवर करेंगे इंपॉर्टेंट, एक एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। देखो जो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है ना बेटा, वो पता नहीं क्यों भाई तुम्हारे ग्रुप 1 के सिलेबस में दिया गया, क्योंकि ऑडिटर का नामो निशान नहीं है, बट फिर भी दिया गया और सर पेपर में भी आते हैं, तो हम समझते हैं सर यहाँ पास। सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है। देखो जो एनुअल जनरल मीटिंग है ना बेटा, वो सेक्शन 96 में दिया गया है। देखो क्या बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब ना मेंबर्स लोग भाई बाहर रहते हैं सबके सब, तो सर साल में एक बार मेंबर्स लोग मिलने आते हैं, बातचीत करने आते हैं, मैटर को सॉल्व करने आते हैं। तो हर कंपनी अदर देन ओपीसी, ओपीसी को छोड़ के हर साल भाई हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना होता है। सर कब करना होता है सर? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर आप लोग को मीटिंग को हेल्ड करना है। सर आरओसी चाहे तो आपको टाइम एक्सटेंशन दे सकता है 3 महीने के लिए। समझ आए कि नहीं है? मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि फाइनेंशियल एंड कब होता है सर? मार्च में, तो सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सर सितंबर तक हो जाना चाहिए, फर्दर 3 महीने का एक्सटेंशन आप लोग को मिल सकता है। समझ आए कि नहीं है? और ध्यान समझिएगा 2 एजीएम के बीच में ना 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।
नॉट मोर देन 15 मंथ्स बिटवीन 2 एजीएम। टाइम गैप जो है ना बेटा 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चे लोग? अब आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट एजीएम, क्योंकि सर जिस साल आप इनकॉर्पोरेट होंगे उस साल भी तो एजीएम करना पड़ेगा ना, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 महीने के अंदर, पहला फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं जिसको, जिस साल में इनकॉर्पोरेट हुआ 31 मार्च क्लोज हुआ, उसके 9 महीने के अंदर मुझे पहला एजीएम कंडक्ट कर देना है। समझ आए कि नहीं आए? एक चीज ध्यान समझना, जिस साल मैंने अगर एजीएम कंडक्ट कर दिया उस इनकॉर्पोरेशन ईयर में और कोई भी एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान देना बच्चे लोग, फर्स्ट एजीएम के लिए कोई भी एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सर कब होगा? टाइम लिमिट सर समय दिया गया सर बिजनेस आवर्स में होगा। कब होगा बच्चे लोग? बिजनेस आवर्स में। सर बिजनेस आवर क्या है भाई? सुबह 9 बजे लेकर शाम 6 के बीच में कंक्लूड होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं होगा। समझ आए कि नहीं आए? तो सर सुबह 9 से लेकर शाम के 6 के बीच में आप लोग कंक्लूड करना पड़ेगा। सर हर एजीएम के बाद आपको एमजीटी 15 फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर आरओसी को फीस के साथ। ये आप लोग का एजीएम हो जाता है खत्म। फिर ईओजीएम क्या होता है? देखो एजीएम जो है ना बेटा साल में एक बार मेंबर्स को आना मैंडेटरी है। ईओजीएम क्या होता है ना, कई बार ना मेंबर्स लोग को जरूरत पड़ता है कि हमको कुछ बात करना है तो वो लोग खुद रिक्विजिशन करते हैं। याद है आप लोग को मैंने अभी पढ़ाया था कि ईओजीएम अगर अगर एडजन होता है ना भैया तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन भाई बाकी का एडजन होता है यार, कोरम अगर फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो। समझ आए कि नहीं? तो देखो बोर्ड को जब लगता है डीन्स फिट वो ईओजीएम कॉल कर सकता है। समझ आए कि नहीं? ये एजीएम नहीं है आप लोग का, जनरल मीटिंग है। क्लियर है कि नहीं? ईओजीएम कॉल कर सकता है सर, इंडिया में ही कॉल किया जाएगा ईओजीएम। इंडिया से बाहर अगर आप करना चाहते हो तो आपकी कंपनी होली ओन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, मतलब ऐसी कंपनी जहां पूरी बाहर की अगर रखी हुई है कंपनी होल्ड करके, तो उस केस में आप इंडिया से बाहर भी कर सकते हो। सर रिक्वेस्ट कौन फाइल करेगा? सर अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द पेयर ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल अगर नहीं है तो सर वोटिंग राइट्स का 10%, 1/10। समझ आए कि नहीं आए? सर रिक्विजिशन का रूल समझिए। देखो आप लोग को मीटिंग बुलाना पड़ेगा सर 21 डेज। जिस दिन वैलिड रिक्विजिशन आ गया ना, रिक्वेस्ट फाइल कर दे उसके 21 दिन के अंदर आप लोग को नोटिस दे देना है, बुला लेना है। समझ आए कि नहीं है? और सर रिक्विजिशन के वैलिड रिक्विजिशन से 45 दिन के अंदर आप लोग को मीटिंग को कंडक्ट भी करवा देना है। और अगर सर कंपनी मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाता अगर इस डेट पे, तो भाई मेंबर्स अपने खुद में वो मीटिंग को कंडक्ट कर लेंगे और जितना भी खर्चा होगा ना कंपनी रिम्बर्स करेगा मेंबर को। क्लियर है बच्चे लोग? खत्म तुम लोग का यार ईओजीएम, सिंपल सा है। अब बात करते हैं आप लोग को ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में। देखो ऑडिटर ना पहले समझ लो कि ऑडिटर कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर ऑडिटर वो पर्सन होता है जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है। देखो 3 प्रकार के आप लोग के ऑडिटर होते हैं सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग का स्टेटरी ऑडिटर होता है सर, कॉस्ट अकाउंटेंट आप लोग का कॉस्ट ऑडिटर होता है, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर होता है। ये जो है ना पूरे के पूरे तीनों के लिए अप्लाई होते हैं। समझ आए कि नहीं? चलो पढ़ते हैं सर। सबसे पहले ड्यूटीज में आपको राइट्स वाइट्स भी दिया हुआ है। राइट टू एक्सेस बुक्स, जो ऑडिटर है ना बेटा वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर को एक्सेस कर सकता है कोई भी समय, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में प्लेस हो चाहे दुनिया के किसी और भी प्लेस में हो। समझ आए कि नहीं है भाई? वो किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, क्लैरिफिकेशन ले सकता है कंपनी के ऑफिसर से, अगर उसको अपने ड्यूटी परफॉर्म करते समय अगर जरूरत पड़ा तो। समझ आए कि नहीं? पहला पॉइंट बोलते हैं। फिर दूसरा बोलते हैं सर रिपोर्ट सबमिट करेगा। जो आप लोग का ऑडिटर है ना रिपोर्ट क्यों सबमिट करेगा? सर मेंबर को, ऑब्वियसली बात है मेंबर को रिपोर्ट सबमिट करेगा, हाँ लेकिन जनरल मीटिंग में उसको भाई दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है ऑर्डिनरी बिजनेस में आप लोग पढ़ो ना सर, कंडक्ट और एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट को दिखाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑडिट रिपोर्ट जो है ना भैया ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एक चीज ध्यान रखना है कि ऑडिट रिपोर्ट में सब चीज सही होना चाहिए, झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे लोग? फिर मैटर क्या क्या इंक्लूड होगा? सर पहला क्या बोलता है कि सर ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन मांगा और वो इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला, रिसीव्ड ऑल इन्फो एंड एक्सप्लेनेशन। सर बुक्स ऑफ अकाउंट लॉ के हिसाब से मेंटेन है कि नहीं वो चीज बताना पड़ेगा। सर जो आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना होना चाहिए। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? सर जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा। समझ आए कि नहीं आए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है कि नहीं बना ये भी बताएगा भाई। और अगर कोई एडवर्स कमेंट है, ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ गलत लग रहा है तो उसको ही बताना पड़ेगा। फिर आप लोग का 4 पॉइंट ये बोलते हैं कोई भी अगर नेगेटिव अगर क्वालिफाइड देते हो, मतलब आपने कुछ खतरा लग रहा है तो विथ प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा आप लोग को। ऑडिटर को विथ प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, अगर रीजन नहीं देगा तो तकलीफ हो सकता है। क्लियर बच्चे लोग? अब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट होगा। देखो गवर्नमेंट कंपनी का अगर आप ऑडिट करने वाले हो तो आपको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी ऑडिटर की वो रहेगी बेटा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सीधी सी बात है सर, सीएजी अगर आपको अपॉइंट किया है तो रिपोर्ट भी आपको सीएजी को ही देना पड़ेगा। सीएजी को अगर लगता है रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी एक और ऑडिट करवाना चाहिए तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है 60 दिन के अंदर। समझ आए कि नहीं आए?
सीएजी ना सर टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है अगर उसको लगता है तो, मतलब सीएजी ऑडिट के ऊपर ऑडिट करवा सकता है भाई गवर्नमेंट कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या है भाई, जो गवर्नमेंट कंपनी तुम लोग पढ़े हो ना 51% वाला, वही वाली कहानी है। क्लियर है कि नहीं? सर अगर ब्रांच ऑफिस क्या होता है ना, हेड ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस होता है। हेड ऑफिस का ऑडिटर अलग होता है, ब्रांच ऑफिस का ऑडिटर जनरली अलग होता है। अगर उस ब्रांच ऑफिस का ऑडिट किसी और पर्सन ने किया है तो ब्रांच ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा भाई अपने हेड ऑफिस के कंपनी ऑडिटर को, ताकि वो पूरा कंसोलिडेट रिपोर्ट बना पाए। समझ आए कि नहीं आया सर? और पॉइंट देखना पड़ेगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट है बेटा वो कंप्लाई करना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। समझ आए कि नहीं आया? सर रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कुछ प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ फ्रॉड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर क्या 1 करोड़ के आसपास आप लोग का फ्रॉड होता है, यहां पर डिटेल में नहीं है आप लोग के, उतना डिटेल में आप पढ़ना भी नहीं है, आप लोग ग्रुप 2 में इसको डिटेल में पढ़ोगे ऑडिट चैप्टर में। समझ आया कि नहीं आया? और सर सेम अप्लाई, इसको बोलते हैं मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। समझ आया कि नहीं आया? और इसके छोड़ और अदर एस में भी प्रिस्क्राइब है। समझ आया कि नहीं बच्चे लोग? तो यहां पास आप लोग का ऑडिट जो है ना बेटा, यहां पास ऑडिट रिपोर्ट का खत्म होता है।